गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी 2025 का दोस्तों आज से एग्जाम स्टार्ट हुआ है। तो आज सभी शिफ्टों में सामान्य विज्ञान के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं के आधार पर सामान्य विज्ञान की ये छोटी सी तथ्यात्मक क्लास है दोस्तों, जिन्हें आप लोग जरूर देखिएगा अपना एग्जाम देने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और हाँ दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो उपयोगी लगे तो आप सभी लोग गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो इस क्लास में दोस्तों आप लोग सबसे पहले यह ध्यान में रखिएगा कि जो मूल मात्रक या फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं उनकी कुल संख्या है 7। तो मूल मात्रक या फंडामेंटल यूनिट्स की संख्या है 7, जिसमें कौन कौन से मूल मात्रक हैं तो वह है दोस्तों लंबाई, जिसका मात्रक है मीटर। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा द्रव्यमान, जिसका मात्रक हो गया किलोग्राम। फिर इसके बाद है समय, जिसका मात्रक हो गया सेकंड। फिर इसके बाद है विद्युत धारा, जिसका मात्रक हो गया एम्पियर। फिर इसके बाद है ताप, जिसका मात्रक हो गया केल्विन। फिर इसके बाद है ज्योति तीव्रता, जिसका मात्रक है कैंडेला। फिर इसके बाद है पदार्थ की मात्रा, जिसका मात्रक है मोल। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों 2 सप्लीमेंट्री यूनिट या पूरक मात्रक। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स या पूरक मात्रकों की संख्या है 2, जिसमें है समतल कोण, जिसका मात्रक होता है दोस्तों रेडियन। और फिर इसके बाद है ठोस कोण, जिसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। इसके बाद आप लोग कुछ और इंपॉर्टेंट यूनिट्स या मात्रक ध्यान में रखिएगा, जिसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा खगोलीय इकाई। और ये खगोलीय इकाई क्या होती है तो यह दोस्तों पृथ्वी के केंद्र से सूर्य की औसत दूरी होती है। तो पृथ्वी के केंद्र से सूर्य की जो औसत दूरी होती है उसको बोलते हैं खगोलीय इकाई। फिर इसके बाद अगला आपको ध्यान में रखना है प्रकाश वर्ष। और ये प्रकाश वर्ष दोस्तों प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को कहते हैं। और ये खगोलीय दूरी मापने की इकाई है प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष के बारे में आप लोग इन बातों को ध्यान में रखिएगा कि ये प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी है और यह खगोलीय दूरी मापने की एक इकाई है। फिर अगला है पारसेक। और ये पारसेक दोस्तों दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर अगला है बैरल। और बैरल दोस्तों कच्चे तेल की मात्रा को मापने के लिए यूज किया जाता है। फिर अगला हो गया डॉप्सन। डॉप्सन ओजोन परत की मोटाई नापने की यूनिट है, या ओजोन परत की मोटाई दोस्तों डॉप्सन में मापी जाती है। फिर अगला हो गया क्यूसेक। क्यूसेक क्या है तो यह दोस्तों प्रवाह को मापने के लिए यूज किया जाता है। फिर अगला है बार। बार दोस्तों दबाव को मापता है। इसके बाद अगला आप लोग ध्यान में रखिए दोस्तों जूल। और ये जूल दोस्तों कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर अगला है थर्म, और ये है उष्मा का मात्रक। फिर इसके बाद है वोल्ट, ये है दोस्तों विभवांतर का मात्रक। फिर अगला है कूलाम, और ये है विद्युत आवेश का मात्रक। फिर इसके बाद है वाट, और वाट है दोस्तों शक्ति का मात्रक। फिर इसके बाद है मेगावाट। मेगावाट दोस्तों विद्युत केंद्रों से उत्पादित बिजली को मापने के लिए यूज किया जाता है मेगावाट। 1 मेगावाट बराबर होता है 10⁶ वाट। फिर अगला है ओम। ओम विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। इसके बाद अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा अश्वशक्ति। अश्वशक्ति या हार्स पावर, या इसी को शॉर्ट में एचपी कहते हैं। इसका मात्रक किसका मात्रक है तो ये दोस्तों है शक्ति का मात्रक। और 1 एचपी या 1 हार्स पावर बराबर होता है 746 वाट। फिर इसके बाद अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा 1 किलोवाट घंटा। ये किलोवाट घंटा दोस्तों ऊर्जा का मात्रक होता है, और 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 मेगाजूल। फिर इसके बाद है मैक। मैक किस लिए यूज होता है तो मैक अत्यधिक तीव्र चाल मापने के लिए दोस्तों यूज किया जाता है।
फिर इसके बाद आगे आप लोग ध्यान में रखिएगा, लेंस की शक्ति को दोस्तों मापा जाता है डायोप्टर में। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक हो गया या चुंबकीय फ्लक्स को मापा जाता है वेबर। फिर समुद्री दूरी को मापा जाता है नॉटिकल मील में। और पास्कल किसका मात्रक है, तो ये दोस्तों पास्कल है दाब का मात्रक, और न्यूटन मात्रक है बल का। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है रिएक्टर स्केल। ये रिएक्टर स्केल दोस्तों भूकंपीय तरंगों की तीव्रता को मापने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद आप लोग देखिए सोनार और राडार। तो सोनार का सबसे पहले फुल फॉर्म आप लोग ध्यान में रखिएगा, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। और ये सोनार दोस्तों समुद्र के अंदर किसी वस्तु का पता लगाने के लिए पनडुब्बियों में लगाया जाता है। फिर अगला राडार। राडार का फुल फॉर्म है दोस्तों रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। और ये राडार वस्तु की स्थिति का पता लगाने के लिए हवाई अड्डों पर लगाया जाता है। इसके बाद आप लोग देखिए दोस्तों यंत्र और उनके प्रयोग या इंस्ट्रूमेंट एंड दियर यूजेस। तो इसमें दोस्तों कुछ यंत्र दिए गए हैं और वे किस प्रयोग में लाए जाते हैं वो दिया गया है, जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट आप लोग ध्यान में रखिएगा अल्टीमीटर। ये अल्टीमीटर दोस्तों यूज होता है ऊंचाई मापने के लिए। फिर इसके बाद है ऑडियोमीटर। और ऑडियोमीटर दोस्तों ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए यूज किया जाता है। फिर इसके बाद है ओडोमीटर। ओडोमीटर दोस्तों वाहनों में लगाया जाता है और ये वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। फिर इसके बाद है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता को मापने के लिए यूज किया जाता है दोस्तों। फिर इसके बाद है लक्स मीटर। और लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए यूज किया जाता है। फिर इसके बाद है ऑक्सेनोमीटर। और ऑक्सेनोमीटर दोस्तों पौधों की वृद्धि मापने के लिए यूज किया जाता है। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा हाइड्रोमीटर। और हाइड्रोमीटर दोस्तों तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व मापने के लिए यूज किया जाता है। फिर इसके बाद है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर हवा की आर्द्रता या ह्यूमिडिटी मापने के लिए दोस्तों यूज किया जाता है। फिर इसके बाद है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर दोस्तों विद्युत धारा की उपस्थिति को मापने के लिए यूज किया जाता है। फिर इसके बाद है एनीमोमीटर। और एनीमोमीटर वायु की गति मापने के लिए यूज किया जाता है। फिर इसके बाद है अमीटर। और अमीटर विद्युत धारा मापने के लिए दोस्तों यूज किया जाता है। फिर इसके बाद है मैनोमीटर। मैनोमीटर गैस दाब मापने के लिए यूज किया जाता है। फिर इसके बाद है थर्मामीटर। थर्मामीटर दोस्तों ताप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर विभवांतर मापने के लिए यूज किया जाता है। फिर इसके बाद है सिस्मोग्राफ। और सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापने के लिए यूज किया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा पायरोमीटर। और पायरोमीटर उच्च ताप मापने के लिए यूज किया जाता है, अर्थात 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक के ताप को मापने के लिए यूज किया जाता है पायरोमीटर। फिर इसके बाद है कैरेट मीटर। और कैरेट मीटर सोने की शुद्धता मापने के लिए यूज किया जाता है। फिर इसके बाद है फैदोमीटर। और फैदोमीटर दोस्तों समुद्र की गहराई मापने के लिए यूज किया जाता है। फिर इसके बाद अगला है टैकोमीटर। और टैकोमीटर दोस्तों आरपीएम या रिवॉल्यूशन पर मिनट, मतलब 1 मिनट में कितना चक्कर कोई मोटर कर रही है उसको बताता है टैकोमीटर। फिर इसके बाद है स्टेथोस्कोप। और स्टेथोस्कोप दोस्तों हृदय की ध्वनि सुनने के लिए यूज किया जाता है। फिर इसके बाद है स्फिग्नोमैनोमीटर। और स्फिग्नोमैनोमीटर दोस्तों रक्तचाप या ब्लड प्रेशर मापने के लिए यूज किया जाता है। फिर इसके बाद है कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम हृदय की गति मापने के लिए यूज किया जाता है। फिर इसके बाद है पॉलीग्राफ। और पॉलीग्राफ दोस्तों झूठ का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा पाइरहेलियोमीटर। और ये दोस्तों सौर विकिरण मापने के लिए यूज किया जाता है। फिर इसके बाद है
स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ, ये सूर्य की फोटोग्राफी करने के लिए यूज किया जाता है। फिर इसके बाद है बैरोमीटर, ये दोस्तों वायुमंडलीय दाब मापने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद आप लोग विटामिन्स और रोगों या विटामिन्स एंड डिजीज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान में रखिएगा, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो विटामिन्स से दोस्तों आप लोग सबसे पहले ध्यान में रखिएगा कि विटामिन्स शरीर को रोगों से बचाता है और विटामिन्स में किसी भी प्रकार की एनर्जी या ऊर्जा उपस्थित नहीं रहती। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि विटामिन्स शरीर को रोगों से बचाता है और विटामिन्स में किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं रहती। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं और कौन से विटामिन नहीं होते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन सिर्फ दो हैं दोस्तों, जो कि हैं विटामिन बी और विटामिन सी। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जल में घुलनशील विटामिन हैं बी और सी। फिर इसके बाद वसा या फैट में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो वो है दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा केडा या विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। तो ये दोस्तों विटामिन जो हैं वो वसा में घुलनशील विटामिन हैं। फिर दोस्तों इसके बाद विटामिन्स के जो रासायनिक नाम हैं और उनकी कमी से कौन सा रोग होता है, उस बात को आप लोग इसके बाद दोस्तों आप लोग इसके बाद दोस्तों आप लोग विटामिन्स के रासायनिक नाम एवं उनकी कमी से कौन सी दिक्कत होती है हमारे शरीर में, उसे ध्यान में रखिएगा। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है दोस्तों रेटिनाल और इसकी कमी से होता है रतौंधी रोग। फिर इसके बाद है विटामिन बी1 और विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है दोस्तों थायमीन और इसकी कमी से होता है बेरी बेरी रोग। फिर इसके बाद है विटामिन बी2 और इसका रासायनिक नाम है दोस्तों राइबोफ्लेविन और इसकी कमी से होता है किलोसिस रोग। फिर इसके बाद है विटामिन डी3 और इसका रासायनिक नाम है नियासिन और इसकी कमी से होता है दोस्तों पेलेग्रा या त्वचा पर जो दाद हो जाती है वो वाला रोग। फिर इसके बाद है विटामिन बी5 और विटामिन बी5 का रासायनिक नाम है दोस्तों पेंटोथेनिक अम्ल और इसकी कमी से होता है बाल सफ़ेद। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा विटामिन बी6 और इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन और इसकी कमी से दोस्तों एनीमिया और त्वचा से संबंधित रोग हो जाते हैं। फिर अगला है विटामिन बी7 और विटामिन बी7 का रासायनिक नाम है बायोटिन और इसकी कमी से दोस्तों मांसपेशियों में दर्द और ऐंठन और बालों का गिरना ऐसी रोग हो जाते हैं हमारे शरीर में। तो विटामिन बी7 इसका रासायनिक नाम होगा बायोटिन और इसकी कमी से मांसपेशियों में दर्द होता है और ऐंठन होता है और हमारे बाल गिरने लगते हैं। फिर अगला है विटामिन बी9 और इसका रासायनिक नाम होगा दोस्तों फॉलिक एसिड और इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है और हृदय संबंधी रोग होते हैं। फिर अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा विटामिन बी12 और इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन और इसकी कमी से होता है दोस्तों एनीमिया और शरीर में कमजोरी हो जाती है। फिर इसके बाद अगला है विटामिन सी और इसका जो रासायनिक नाम है दोस्तों वो है एस्कर्बिक एसिड है एस्कर्बिक अम्ल और इसकी कमी से होता है एस्कर्बी रोग और मसूड़ों का फूलना। ये सभी बीमारियां दोस्तों होती हैं विटामिन सी के कमी से। फिर इसके बाद है विटामिन डी और विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरॉल और इसकी कमी से होता है दोस्तों बच्चों में रिकेट्स बीमारी और एडल्ट या वयस्कों में होता है दोस्तों ऑस्टियोमलेसिस। फिर इसके बाद अगला है विटामिन ई और इसका जो रासायनिक नाम है वो है दोस्तों टेकोफेरॉल और इसकी कमी से जनन शक्तियों में कमी आती है। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा विटामिन के और विटामिन के का रासायनिक नाम होता है दोस्तों फिलोकिनोन और इसकी कमी से ब्लड का थक्का नहीं बनता दोस्तों हमारे शरीर में।
इसके बाद आप लोग दोस्तों जीवाणु या बैक्टीरिया से शरीर में जो रोग होते हैं उनके नाम ध्यान में रखिएगा। तो जीवाणु या बैक्टीरिया से दोस्तों हमारे शरीर में होता है टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, टीबी, डिप्थीरिया, प्लेग, सिफिलिस, गिनोरिया और निमोनिया जैसी बीमारियां। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा विषाणु या वायरस से हमारे शरीर में कौन कौन से रोग होते हैं। तो विषाणु से दोस्तों हमारे शरीर में होता है डेंगू, रेबीज, हेपेटाइटिस, खसरा, पोलियो, ट्रैकोमा, चेचक और एड्स जैसी बीमारियां। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा परजीवी या प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो परजीवी या प्रोटोजोआ से वे रोग होते हैं जैसे हो गया दोस्तों पायरिया, मलेरिया, पेचिस, कालाजार और सोने की बीमारी। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा फफूंद या फंगस से हमारे शरीर में कौन कौन से रोग हो जाते हैं। तो फफूंद या फंगस से दोस्तों रोग होते हैं जैसे हो गया एथलीट फुट, दमा, गंजापन और दांत खाज खुजली। इसके बाद दोस्तों आप लोग चिकित्सा संबंधी कुछ आविष्कार को ध्यान में रखिएगा कि किसका आविष्कार किसने किया था। तो पहला आप लोग ध्यान में रखिएगा कोशिका, इसकी खोज की गई रॉबर्ट हुक के द्वारा। फिर उसके बाद है ब्लड ग्रुप की खोज की गई दोस्तों लैंड स्टीनर के द्वारा। फिर इसके बाद है एक्सरे, इसकी खोज की गई रेंट जॉन के द्वारा। फिर अगला है दोस्तों रेबीज, इसकी जो इंजेक्शन थी दोस्तों उसकी खोज की गई लुईस पास्चर के द्वारा। फिर अगला है चेचक और इसकी खोज की गई दोस्तों चेचक वायरस की एडवर्ड जेनर के द्वारा। फिर अगला है इंसुलिन और मधुमेह और इसकी खोज की गई दोस्तों ग्रांट बेटिंग के द्वारा। इसके बाद आगे आप लोग ध्यान में रखिएगा विटामिन की खोज की गई फंक के द्वारा, मलेरिया की खोज की गई दोस्तों रेनॉल्ड रॉस के द्वारा, रक्त परिसंचरण की खोज की गई विलियम हार्वे के द्वारा, होम्योपैथी की खोज की गई दोस्तों हैनीमैन के द्वारा, आरबीसी की खोज की गई ल्यूएनहॉक के द्वारा और ईसीजी मशीन की खोज की गई दोस्तों एंथोविन के द्वारा, पोलियो वायरस की खोज की गई लैंड स्टीनर और पॉपर के द्वारा और पोलियो वैक्सीन की खोज की गई दोस्तों जॉन सॉल्क के द्वारा और पोलियो ड्रॉप की खोज की गई अल्बर्ट ब्रूस के द्वारा। तो बस दोस्तों ये सामान्य विज्ञान की छोटी सी क्लास थी। आप सभी दोस्त जिनका एग्जाम अभी आने वाली शिफ्टों में है आप लोग इस क्लास को देखकर जरूर जाइएगा। थैंक यू, मिलते हैं दूसरी क्लास में।